नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के अलीपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है। अलीपुर में बन रहे गोदाम की दीवार गिरी है। मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत हुई है। कई अभी भी बताया जा रहा है कि वहां पर लोग दबे हुए हैं मलबे में। राहत बचाव का काम वहां पर जारी है। तो अलीपुर में गोदाम बन रहा था, उसकी दीवार गिरी और 4 लोग इसकी चपेट में आए हैं। 4 लोगों की मौत हुई है। कई अभी भी उसमें दबे हुए हैं। राहत और बचाव काम वहां पर फिलहाल चल रहा है। एक बड़ा हादसा हो गया, 4 लोगों की इसमें जान चली गई। तो दिल्ली के अलीपुर में ये एक गोदाम था जहां पर एक दीवार, इसकी गोदाम की जो दीवार थी वो अचानक से गिर गई और कई लोग उसकी चपेट में आ गए। 4 लोगों की इसमें मौत हुई है। कई लोग इसमें दबे हैं। फिलहाल लगातार वहां पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। और योगी सरकार में बुलडोजर का इस्तेमाल अपराधी व अतिक्रमणकारियों के खिलाफ किया जा रहा है। लेकिन बिलारी के एसडीएम घनश्याम वर्मा ने फर्नीचर के 2.68 लाख रुपए मांगने पर कारोबारी का घर गिराने के लिए बुलडोजर भेज दिया। कारोबारी का आरोप है कि उसने एसडीएम की बेटी हरदोई की डिप्टी जेलर अलका के घर भी फर्नीचर पहुंचाया है। इधर कमिश्नर के निर्देश पर एडीएम प्रशासन सुरेंद्र सिंह ने जांच शुरू की। एसडीएम से स्पष्टीकरण तलब किया है। तो कारोबारी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। एसडीएम की तरफ से फर्नीचर के रुपए मांगने पर यह बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई। तो उत्तर प्रदेश में आपने फर्नीचर मैंने बना के दिया था एसडीएम बिलारी घनश्याम वर्मा जी को। जी फिर क्या हुआ? फिर जो है फिर इन्होंने अपनी बेटी का बनवाया, अलका वर्मा डिप्टी जेलर हरदोई। फिर वो गाड़ी में भरवा के भेजा। बिल देने पे चिढ़ गए, बोले मैं एसडीएम बिलारी हूँ, आपने बिल कैसे दे दिया? और मैं आज ही आप शाम तक को दिखा दूंगा मैं क्या चीज़ है। फिर नोटिस, शाम को ही नोटिस बनवाया, भिजवा के फौरन बुलडोजर की तैयारी कर ली मकान गिराने की। तो आपको मकान गिरा दिया गया है? दीवार तोड़ दी है पूरी। जाहिद भाई का प्रकरण बड़ा गंभीर है। कस्बा बिलारी है, वहाँ के एसडीएम घनश्याम सिंह वर्मा द्वारा इनसे फर्नीचर बनवाया गया और 2.5 लाख रुपए ड्यूज होने के बाद जब इन्होंने बिल दिया तो एसडीएम साहब ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए इनका घर गिराने की धमकी दी। और 2 दिन के बाद जो है वो इनके यहाँ बुलडोजर और 40-50 लोगों को लेकर घर गिराने चले गए। और वो दिखाना चाह रहे हैं कि साहब व्यापारी ने जो मुझे बिल दिया है और मेरे पास क्या पावर है, उनके पास तो केवल बिल देने की पावर है, मुझको बुलडोजर से गिराने की ताकत है। निश्चित तौर से ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग है और ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। एक व्यक्ति ने शिकायत की है कि उनसे एसडीएम द्वारा काम कराया गया, उसका भुगतान नहीं किया गया है। उस प्रकरण की जांच करने के लिए अपर जिलाधिकारी एडीएम ई को निर्देशित किया गया, वो जांच कर रहे हैं। और एक दूसरा तथ्य भी संज्ञान में आया है कि जिस सज्जन ने शिकायत की है उनका वहाँ के एक तालाब पे कब्जा है। तालाब पे कब्जा न हटाना पड़े इसलिए वो शिकायत की जा रही है। तो दोनों पहलुओं को देखा जाएगा, जो तालाब पे कब्जे का पहलू और जो कार्य कराने का उनके द्वारा आरोप लगाया गया है। दोनों बार संवाददाता फोनलाइन पर जुड़े हैं। सारिक, ये क्या है मामला? क्योंकि कुछ अधिकारी ये कह रहे हैं कि तालाब पर कब्जा था और दूसरा पहलू इसमें ये सामने आ रहा है कि फर्नीचर के पैसे मांगे गए, उसके बाद बुलडोजर चलवा दिया गया। वो कह रहे हैं पीड़ित की हमारी दीवार गिरा दी गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के बिलारी तहसील के पास का है, जहां पर एक व्यापारी है। व्यापारी का अपना फर्नीचर का काम है, जिसने अपने एसडीएम बिलारी हैं उनके द्वारा, घनश्याम जी के द्वारा ये जो था फर्नीचर तैयार कराया गया था, जिसके पैसे जब व्यापारी द्वारा मांगे गए तो व्यापारी का आरोप है कि एसडीएम ने पैसे न देकर उनके घर पर बुलडोजर भेज दिया। वहीं जब इस पूरे प्रकरण को लेकर इंडिया वॉइस की टीम ने प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी की तो मुरादाबाद के जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह हैं, उनके द्वारा बताया गया कि जो व्यापारी है उसके ऊपर भी जो है एक शिकायत मिली है, संज्ञान में आया है कि उसके द्वारा भी अवैध कब्जा करा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का एसडीएम द्वारा उसने पीड़ित ने जो शिकायत करता है, अगर उसने
तालाब पर कब्जा किया था तो तालाब पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, बल्कि उसके घर पर कार्रवाई हुई है, जिसके आरोप उसके द्वारा लगाए जा रहे हैं। वहीं प्रशासन अधिकारी भी पूरे मामले का संज्ञान ले रहे हैं और लगातार जो है इस पूरे प्रकरण में जांच की जा रही है और जांच के बाद कार्यवाही की बात मुरादाबाद के जिलाधिकारी द्वारा कही गई है। जी, तो अगर ये बात है सारिक, तो ये तो पावर का दुरुपयोग है एक तरह से, क्योंकि बुलडोजर का इस्तेमाल तो अपराधियों के संपत्ति, अवैध संपत्ति जो थी उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में होता रहा है, बड़ा चर्चित रहा है बुलडोजर। लेकिन इस तरह से बुलडोजर से किसी व्यापारी को डरा धमकाकर उस पर बुलडोजर चला देना उसकी ज़मीन पर, ये कहाँ तक सही है? नहीं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही, अगर कहें तो जो है तुम्हारा सीधा जो तुम्हारे जो अधिकारी हैं उनके ऊपर गुंडाई का आरोप पीड़ित द्वारा लगाया गया। लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो था आम लोगों के लिए और जो अपराधी थे उनके दिल में खौफ पैदा करने के लिए कि प्रदेश में वो अपराध न करें, इसलिए जो था बुलडोजर का उपयोग किया गया था, उन लोगों की संपत्ति पर कार्रवाई की गई थी और उसमें कहीं ना कहीं जो है प्रदेश सरकार कामयाब भी हो रही थी। लगातार प्रदेश सरकार में जो है प्रदेश सरकार के अधिकारी और कर्मचारी उन अपराधियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे थे, जिसमें बहुत बहुत धन्यवाद सारे की इस तमाम जानकारी के लिए। और खबर रायबरेली से, जहां पर जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। महिलाओं ने मारपीट में एक दूसरे को जमकर पीटा है। 5 दिन पुराना यह पूरा वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है। सलोन कोतवाली क्षेत्र के ख्वाजापुर की यह घटना बताई जा रही है। तो दोनों पक्षों के बीच में किस तरह से विवाद हुआ, एक महिला को जमकर पीटा गया है। 5 दिन ये पुराना वीडियो बताया जा रहा है। आपस में ही एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर डंडे से हमला किया। 2 महिलाएं देखिए आपस में किस तरह से जबरदस्त तरीके से लड़ती हुई आपको दिख रही होंगी। पुराना वीडियो बताया जा रहा है, 3 से 4 दिन पुराना। फिलहाल संज्ञान में लिया है पुलिस ने। तो रायबरेली की ये पूरी घटना है। 2 पक्ष आपस में भिड़े, हालांकि पुलिस तक मामला पहुंचा। दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जमकर मारपीट हुई, आप देखिए महिलाओं के बीच में। तो ये वीडियो आप देखिए किस तरह से महिलाएं आपस में भिड़ी हैं और एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला किया। मारपीट हुई, एक दूसरे को जमकर पीटा महिलाओं ने। हालांकि विवाद ये क्या था, किस वजह से ये विवाद शुरू हुआ, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। दोनों पक्षों पर पुलिस ने मुकदमा ज़रूर दर्ज किया है। हालांकि वीडियो 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से एक महिला ज़मीन पर पड़ी है, उसको डंडों से पीटती हुई नज़र आ रही है। और आसपास कुछ महिला भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, यानी कि दोनों पक्ष के लोग हैं जो आपस में ज़बरदस्त तरीके से भिड़े। और दोनों महिलाएं देखिए आपस में किस तरह से भिड़ी हैं और एक दूसरे पर जमकर उन्होंने पीटा है। रायबरेली का ये पूरा वीडियो है उत्तर प्रदेश का, जहां पर पुलिस तक मामला पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों पर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें 2 पक्ष आपस में भिड़े। राजीव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा अपडेट के लिए। राजीव, ये कहां का वीडियो है? हालांकि वीडियो पुराना बताया जा रहा, 3 से 4 दिन पुराना। क्या विवाद हुआ था जिस वजह से आपस में महिलाएं भिड़ गईं? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, इस तस्वीरों में महिलाओं के ऊपर जिस तरह से मारा जा रहा है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अगर नारी सशक्तिकरण की बात की जाए तो यहाँ पे पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रहा है। हालांकि ये बता दें कि रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है। एक गांव ख्वाजापुर है, ख्वाजापुर की ये पूरी तस्वीरें जो स्क्रीन पे देखी जा सकती हैं, ये पूरी तस्वीरें रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र की हैं। हालांकि ये जो पीड़ित महिलाएं हैं, पीड़ित जिसको मारा जा रहा है, ये कोतवाली सलोन में अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहा, लेकिन सलोन कोतवाली प्रभारी के द्वारा इनकी नहीं सुनी गई। तो ये पुलिस अधीक्षक रायबरेली के चौखट पे पहुंचे, वहां इनको आश्वासन दिया गया कि आपको न्याय मिलेगा। हालांकि अगर बात की जाए तो अभी तक आश्वासन के बाद भी किसी तरह
का मुकदमा न पंजीकृत हुआ है, ना जांच की गई है पूरे मामले की। वहीं अगर जिस तरह से जो पीड़ित है उन्होंने बताया है कि इस तरह की घटना जो है इनके साथ कई बार भी हो चुकी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा इनको कोई राहत नहीं दी गई। जी, तो विवाद राजीव किस वजह से शुरू हुआ है? क्या कोई जमीनी विवाद था जिसकी वजह से आपस में भिड़े लोग? जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि इनका खेत है बगल में, दोनों के बीच में आपसी मतभेद है और पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है। लेकिन जो विवाद इससे पहले भी हुए हैं वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे विवाद होते थे, लेकिन ये जो बड़ा स्वरूप लिया विवाद का, और इस विवाद का जो लाइव वीडियो लोगों ने बनाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल किया, इसके बाद भी पुलिस के द्वारा और स्थानीय प्रशासन के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके बाद पीड़ित जो है लगातार न्याय के गुहार लगा रही, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला है पीड़ित को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, धान की फसल की बुआई इन दिनों जारी है, लेकिन किसानों को सिंचाई और फसल बुआई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण किसानों के हजारों बीघा फसल की बुआई अधर में है। किसानों की फसल बुआई का समय खत्म हो रहा है और नहरों में पानी नहीं है। बीते 15 दिनों से बारिश नहीं होने से समस्याएं बढ़ी हैं। किसानों ने मीडिया से अपनी समस्या कही और बताया कि फसलों को काफी नुकसान हो रहा है और इसके साथ साथ जिम्मेदार विभागीय अधिकारी पर भी कई बार आरोप उन्होंने लगाए कि सुनवाई नहीं हो रही है। मामले में जिले के डीएम संजीव रंजन का कहना है कि जल्द ही पानी की व्यवस्था की जाएगी। पानी की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा है और बाणगंगा नहर के बारे में मैं बता दूं कि मेरी बात हुई थी यहाँ के एक्सचेंज से, तो जो फुल कैपेसिटी में है वो चल रही है। अब ये नौगर अल्पिका को लेकर आपकी जो शिकायत है कि नौगर अल्पिका तक पानी नहीं पहुँच रहा है, तो इसको मैं स्पेशली इसकी जांच करवा लेता हूँ। जांच करा कर देखता हूँ कि किस तरह से पानी जो है वहाँ तक पहुँचाई जा पाएगा। अदरवाइज किसानों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए बाणगंगा नहर जो फुल कैपेसिटी है उसमें पानी डिस्चार्ज हो सके वो डिस्चार्ज किया जाए। इस समय हम खड़े हैं सिद्धार्थनगर जिले के पिपरा नायक गांव में, जहां नहरों में सरकार इतनी व्यवस्था कर रही है कि नहरों में पानी जाए, किसान परेशान ना हो, अपने खेती की सिंचाई कर सके, लेकिन नहरों में पानी ना होने की वजह से यहाँ के किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अब देखेंगे मेरे चारों तरफ इस तरह से दरारें पड़ गए हैं खेतों में, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई भी यहाँ नहर में पानी भी नहीं छोड़ा गया। यहाँ के विभागीय अधिकारियों की ये नाकामी साबित हो रही है, देखने को मिल रही है। कि आइए हमारे साथ कुछ किसान भाई हैं, उन्हीं से बात करते हैं क्या कारण है कि इनकी फसलें सूख रही हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? रामचंद्र जी, बताइए, आपकी धान की फसलें बर्बाद हो रही हैं, क्या क्यों किस वजह से बर्बाद हो रही हैं? नहर में पानी नहीं आया तो हम इनका फसल एकदम सूखा जा रहा है। सरकार इतनी व्यवस्था कर रही है सिंचाई के लिए, नहरें साफ सफाई करवा रही है, नहरों में पानी छोड़ने का भी आदेश जारी हो चुका है, लेकिन फिर भी नहरों में पानी नहीं है, तो कितने परेशानी? एक हफ्ता से ज़्यादा दिन हो गए हैं नहर की, अब के पानी भेजो, अब के भेजो, कुछ नहीं आ रहा है पानी। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे क्या वजह है कि इनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, धान की खेती इनकी बर्बाद हो रही है। चाचा, क्या नाम है आपका? जगदेव जी, आप बताइए, आपकी धान की फसल जो है बर्बाद हो रही है पानी की बारिश न होने की वजह से, पानी की वजह से, क्या कारण है कि ये फसलें बर्बाद? बारिश तो होता नहीं है, लेकिन जो सिंचाई विभाग के लापरवाही से अधिकारी कर्मचारी पानी देख रेख नहीं कर रहे हैं, इसलिए पानी नहीं आ रहा है, सारा फसल सूख रहा है। तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार जो उनका सिंचाई विभाग है, सरकार है। इनका कहना है कि जिम्मेदार यहाँ की सिंचाई विभाग है, जो नहरों में पानी नहीं भेजी अभी तक, और इनकी फसलें, धान की फसल बर्बाद हो रही हैं, खेतों में दरारें पड़ गए हैं। बारिश न होने की वजह से, कई दिनों से बारिश नहीं हो रहा है और नहरों में पानी भी नहीं है, इस वजह से इनकी फसलें धान की बर्बाद हो रही हैं। सिद्धार्थनगर जिले से राकेश यादव, इंडिया वाइस। और बुधवार को आगरा दीवानी कोर्ट में पेशी पर आए गैंगस्टर विनय क्षेत्री के सिपाही को घायल कर फरार होने के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि सिपाही की लापरवाही का फायदा उठाकर गैंगस्टर फरार हुआ था। अपने बचाव में सिपाही ने खुद को घायल होने की अधिकारियों को झूठी कहानी बताई थी। पुलिस ने गैंगस्टर के दोस्त और 2 सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी के साथी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गैंगस्टर विनय क्षेत्री का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस की कई टीमें फिरोजाबाद और आगरा के बरहन कस्बा क्षेत्र में डेरा डाली हुई है। पुलिस ने फरार आरोपी पर 50,000 का इनाम भी रखा है।
मयंक हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मयंक, ये बड़ी लापरवाही सिपाही की, कैसे एक आरोपी फरार हो जाता है? देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस का एक लालच और लापरवाही का ये बड़ा उदाहरण जो कि सिपाहियों का देखने को मिला है, जहां लगातार आगरा एसएसपी प्रभाकर चौधरी के द्वारा उनको निलंबित भी कर दिया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लालच के चलते एक आरोपी जो गैंगस्टर, जिसके खिलाफ लगभग आगरा फिरोजाबाद जनपद के लगभग 30 मुकदमे दर्ज थे, जिसको आसानी से मोबाइल के बहाने फोन पर बात कराना और सिपाहियों की इस लापरवाही के चलते गैंगस्टर फरार हो गया, जो कि आगे बड़े अपराधों में भी शामिल हो सकता है, जिसके लिए लगातार आगरा पुलिस तमाम टीमों के साथ उसकी फरार होने के बाद लगातार दबिश देते हुए तलाश कर रही है। जी, तो क्या ये सब जानबूझकर सिपाही ने किया? क्या चीजें निकल कर सामने आई अभी? देखिए, कहीं ना कहीं जांच का जो विषय है वो लगातार देखने में आ रहा है। वहीं नए खुलासे भी सामने आए हैं, जहां पे कि जो आरोपी है विनोद सोरतिया, वो लगातार जेल से ही वीडियो कॉल करते हुए अपने साथियों से इस पूरी साजिश को रच रहा था। उसके बाद उसका एक साथी सोनू जब जेल पेशी के दौरान जब आता है, सिपाही अनुज की बात की जाए या फिर दूसरे सिपाही की बात की जाए जो निलंबित हो चुके हैं, उनके माध्यम से वो एक चैम्बर में जाता है वकील के साथियों के साथ, सिपाही अंदर बैठते हैं, आरोपी बाहर घूमता है। और जो सोनू कुशवाहा जो आरोपी गिरफ्तार किया है पुलिस ने, उसके माध्यम से जो खुलासे किए हैं, उसके हिसाब से वो आरोपी पहले फोन पर बात करता है। फोन पर बात करने के बाद 4 से 5 लोग आते हैं, लोग उसको बाइक पर लेके फरार हो जाते हैं। उसके बाद दोनों सिपाहियों की लगभग 1.5 घंटे देरी के बाद पुलिस को ये सूचना दी जाती है कि आरोपी फरार हो गया है। एक कहानी रची जाती है जिसमें सिपाही अपने आप को चोटिल दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लालच और पैसे का ये सबसे बड़ा खेल सिपाहियों के ऊपर भारी पड़ गया, जहां पर आगरा एसएसपी प्रभाकर चौधरी के द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखाया गया है और उनको निलंबित भी कर दिया। बाकी अनुज प्रताप की अगर बात की जाए तो उनको जमानत पर रिहाई भी मिल गई है, लेकिन चौकी इंचार्ज दीवानी की तरफ से शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं आगरा एसएसपी के द्वारा 50,000 रुपए का इनाम भी आरोपी विनय सोरतिया और उसके गैंगवार के जितने भी मेंबरान हैं उनके पकड़ने पर इनाम भी घोषित किया गया है। वहीं सुनने में आ रहा है कि एडीजी भी आज शाम को लगभग 1 लाख रुपए का इनाम आरोपी विनय सोरतिया पर घोषित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक त्यागी इस तमाम जानकारी के लिए। और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड में व्याप्त सस्पेंस खत्म हो गया है। सत्ता में काबिज जेएमएम ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की औपचारिक घोषणा कर दी है। समर्थन की घोषणा जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने की है। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने इससे संबंधित पत्र जारी करते हुए कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश में किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त होने जा रहा है। ऐसे में विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि द्रौपदी मुर्मू को पार्टी का समर्थन दिया जाएगा। 18 जुलाई को होने वाले चुनाव में जेएमएम के विधायक और सांसद द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करेंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी जेएमएम, जो पहले डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि आखिर वो यशवंत सिन्हा की तरफ जाए या द्रौपदी मुर्मू की तरफ जाए, लेकिन अब पिक्चर क्लियर हो गई है, सस्पेंस खत्म हो गया है। इसकी घोषणा हो चुकी है शिबू सोरेन की तरफ से। राकेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। राकेश, सस्पेंस खत्म हो गया है और आखिरकार जेएमएम ने यह कह दिया कि वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगी। देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जेएमएम ने अब सीधे सीधे कह दिया है कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया जाएगा। और खास करके जिस तरीके से शिबू सोरेन ने एक पत्र जारी करके अपने विधायकों और सांसदों को दिशा निर्देश दिए हैं कि उनके पक्ष में मतदान किया जाए। अहम बात ये कही जा रही है कि जेएमएम लगातार इस बात को लेकर कहीं न कहीं चर्चा में था कि आखिर उसका क्या एजेंडा होगा, किस तरीके से आगे की रणनीति बनेगी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के। और एक और कड़ी आज जुड़ेगी, खास करके कांग्रेस की तरफ से आज जो प्रदेश के प्रभारी है अविनाश पांडे, वे यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद से पता चल पाएगा कि जो बाकी चीजें किस तरीके से चलेंगी, कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा। लेकिन फिलहाल जो राज्य में सरकार चला रही है उसमें जेएमएम जो प्रमुख पार्टी है वो कहीं ना कहीं अब द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। जी, लेकिन नाराजगी लगता है कांग्रेस की बढ़ेगी इससे, क्योंकि दबाव तो था कांग्रेस का एक तरह से कि भी गठबंधन है तो गठबंधन का धर्म निभाना उनका फर्ज बनता था, ये कहा जा रहा था पहले। लेकिन जेएमएम ने तो पूरी तरह से अपना जो समर्थन है वो द्रौपदी मुर्मू को दे दिया, तो नाराजगी आने वाले दिनों में बढ़ेगी, गठबंधन में कुछ दरारें पड़ सकती हैं। देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कहीं न कहीं जो राष्ट्रपति का चुनाव था और इसमें कहीं न कहीं एकजुटता दिखाने की बात कही जा रही थी। और इसके ठीक पहले आपने देखा होगा कि जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव हुए थे उस समय भी कांग्रेस के
से अलग हटते हुए जेएमएम ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी और उसके बाद से अपने प्रत्याशी को राज्यसभा संसद में भेजा। तो कहीं न कहीं एक बार फिर से ये कांग्रेस के सामने एक बड़ी अड़चन होगी कि आखिर आने वाले समय में वो किस तरीके से सरकार में शामिल होकर काम करे, और जरूर कहीं न कहीं गठबंधन की गांठ पर ढीली पड़ती नजर आएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आरएसएस की तुलना पीएफआई से करने पर जदयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मैंने वो बयान सुना नहीं है जो अखबार में छपा है, उससे कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। पहले भी बहुत लोगों ने आरएसएस पर बयान दिया है, सभी व्यक्ति को अपनी प्रतिक्रिया देने की छूट है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी प्रकार का राष्ट्र विरोधी कार्य होता है तो उसकी हम निंदा करते हैं। फुलवारी शरीफ में पीएफआई के खुलासे होने के बाद एटीएस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इस क्रम में एक और संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। फुलवारी थाने के व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और अभी तक इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले आपको बता दें, बुधवार देर रात झारखंड के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पीएफआई से जुड़े हैं और लोगों को आतंकी ट्रेनिंग देते थे। और रामगढ़ के राहड़ा पुल के पास जिंदल स्टील प्लांट के ट्रांसपोर्टिंग ट्रेलर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजन आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में जिंदल स्टील प्लांट का घेराव कर 4 लेन को जाम कर दिया। इस बीच जिंदल स्टील प्लांट का अंदर बाहर जाने का आवागमन पूरी तरह से बंद रहा। लोगों ने मृतक के परिजनों के लिए नौकरी और मुआवजे की मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्टील प्लांट के मालिक और ग्रामीणों के बीच सुलह कराई, जिसमें जिंदल कंपनी ने पीड़ित परिजनों को 3 लाख मुआवजा देने की बात कही। पिठोरिया घाटी राढ़ा पुल के पास जो है सोनू कुमार देवी मंडप के रहने वाला व्यक्ति, इनके जो टेलर के द्वारा जो है दुर्घटना से जो है मृत्यु हो गया। उनके लिए हम लोग जो है कंपनी से 1.5 करोड़ मुआवजा एवं उनके नौकरी का मांग करते हैं। राजद जैसी पार्टियों में हमेशा से अपराधी और बलात्कारियों का जखीरा रहा है। और यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा में नमाज पढ़ने के वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्यारे फरार हो गए। जानकारी मिली है कि तत्काल एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक के परिजनों से बातचीत करने के बाद वारदात के पीछे पुरानी रंजिश होने की बात बताई। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में लिया और जल्द हत्यारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ये थाना खुर्जा नगर में आज एक इद्रीस नाम के व्यक्ति सुबह नमाज पढ़ने जा रहे थे, तभी उनकी हत्या कुछ लोगों द्वारा कर दी गई है। इस संबंध में कुछ सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं और परिवार द्वारा एक वहीं पास का रहने वाला व्यक्ति है जिसका नाम सरफराज है, उससे पूर्व की रंजिश होना बताया गया है, जिसके क्रम में कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ अभी की जा रही है। सीसीटीवी व अन्य साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये थाना खुर्जा नगर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।